हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 10+2 कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का लेक्चर बेटा। तो कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करी थी पहले, तो कुछ और आगे डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड की ओर ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दो जो वर्ड है उनके बारे में जानेंगे, और उसमें से पहला है इफिशिएंसी और दूसरा है बेटा इफेक्टिवनेस। तो क्या होता है इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का मतलब बेटा? तो जब भी हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तब वहां पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा टू रिड्यूस द कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो यहां एफिशिएंसी के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा टू रिड्यूस द कॉस्ट, या कॉस्ट को मिनिमम करना, कम से कम लेके आना। जो भी आप काम करो, अगर आप उसको सबसे कम कॉस्ट पर कर पाते हो तो आप कहे जाओगे एफिशिएंट पर्सन, एफिशिएंट मैनेजर। और यहां इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सक्सेसफुल कंज्यूमेशन ऑफ वर्क, काम को कंप्लीट करना, टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अगर आप टाइम पर काम पूरा कर दोगे, वट एवर द कॉस्ट चाहे जो भी हो, वट एवर द कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के ऊपर अगर आपने काम पूरा कर दिया ना आपने, तो आप कहलाओगे इफेक्टिव। लेकिन अगर आपने उसी काम को मिनिमम कॉस्ट पर कर दिया, अगर उस काम को आपने कम से कम कॉस्ट पर कर दिया, कंप्लीट द वर्क एट मिनिमम पॉसिबिलिटी कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर अगर आपने उस काम को कर दिया, तो आप इफेक्टिवनेस के साथ साथ, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी कहे जाओगे बेटा। तो आपको फर्क समझ में आया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में? इफेक्टिवनेस में कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा, और यहां फोकस किस चीज के ऊपर होगा? यहां कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर पूरा कंसंट्रेशन होगा। अब कॉस्ट कम कैसे होगी, सोचने वाली बात है। या तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था? 5M पढ़ा था बेटा, मैन, मटेरियल, मशीन और मैन, मटेरियल, मशीन, और एक था हमारे पास मनी, मैन, मटेरियल, मनी और मशीन। अगर हम इनका बेस्ट यूज कर पाते हैं, सही कॉम्बिनेशन फिट कर पाते हैं, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। तो 4M को हम बेस्ट यूटिलाइज कर लें तो हम कहे जाएंगे इफेक्टिव। तो अब देखो, जो 4M है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या तो क्या करो, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे ज्यादा प्रोडक्शन कर दो। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं रिसोर्सेज हैं 10 या 10 लाख रुपीज के रिसोर्सेज मान लो आप, 10 लाख रुपीज के रिसोर्सेज हैं। तो आपने इन 10 लाख का यूज करके प्रोडक्शन किया, और आपने मान लेते हैं 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी पर डे। पर डे जो आपका इनसे प्रोडक्शन है बेटा, वो 10 लाख रुपए लगा करके, जो आपके रिसोर्सेज तरह तरह के हैं, इसमें मनी भी है, मशीन भी है, मैन भी है ना, मटेरियल भी है, सब कुछ मिला करके आप 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप इसी 10 लाख रुपए से आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करके आप 6000 यूनिट कर दो, इट मीन आपकी कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 6000 यूनिट आपने बना दी, पहले कितनी बनती थी? जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती चली जाएगी बेटा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम,
जैसे आपने बिल्डिंग का एक किराया देते हो, आप इस कॉस्ट में बिल्डिंग का पार्ट है, तो बिल्डिंग का आपका रेंट मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है या 1,20,000 मान लो बेटा। अगर हम रेंट को यूनिट्स वाइज डिवाइड करें तो एक यूनिट को बनाने का कितना किराया होगा? अगर हम 5,000 यूनिट बनाएंगे तो आप इसको कट कीजिएगा, तो 24 रुपीज पर यूनिट आपका रेंटल एक्सपेंस पड़ रहा है। आपको किराए का पैसा आपको 24 रुपये पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दोगे, तो जैसे कि 5 से बढ़कर आपका 6,000 रुपये का प्रोडक्शन, 6,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए, तो बेटा क्या होगा? तो आपको 20 पर यूनिट रेंटल एक्सपेंस पड़ेगा। तो बेटा जैसे ही आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है बेटा। तो आप यहां पर क्या बन गए? एफिशिएंट बन गए। तो एफिशिएंसी आपकी अच्छी मानी जाती है बेटा। उसके बाद तो या तो आप क्या करो, अवेलेबल रिसोर्सेज से हाई प्रोडक्शन कर दो, ज्यादा प्रोडक्शन कर दो पहले से, या फिर आप क्या करो, 5,000 यूनिट सेम प्रोडक्शन के लिए कम रिसोर्सेज यूज करो। आपने 8 लाख रुपीज का यूज करके कितना प्रोडक्शन कर दिया? 5,000। यानी सेम प्रोडक्शन के लिए कम रिसोर्सेज यूज करके भी अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको माना जाएगा एफिशिएंट। तो आपकी इससे कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। दोनों ही काम में, दोनों में आप बेहतर हुए हो। कहां आप 10 लाख रुपए लगाकर 5,000 यूनिट बनाते थे, अब वही 5,000 यूनिट आप कितने रुपए लगाकर बना रहे हो? 8 लाख रुपए लगा करके बना रहे हो बेटा। तो आप इन दोनों तरीकों से क्या बन सकते हो? एफिशिएंट बन सकते हो। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, टू वी प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन कर लो, एक बात। और दूसरी बात ये रहेगी, वी प्रोड्यूस द सेम एट मिनिमम रिसोर्सेज या एट लेस इनपुट। रिसोर्सेज का दूसरा नाम इनपुट भी होता है बेटा। इनपुट मतलब जो हमने इनपुट लगाए हुए हैं फर्म के अंदर, कम इनपुट लगाकर कम आप रिसोर्सेज यूज करके सेम प्रोडक्शन कर दो, तब भी आप बेस्ट माने जाते हो बेटा। ठीक है, तो ये है हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंसी के मीनिंग बेटा। अब अगर दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस हम कहें, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो मेन फोकस देखिए बेटा, इसमें फोकस किस पे है? कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर है। और इसमें फोकस किस चीज पे है? काम को कंप्लीट करना किस पर? टाइम पर। अगर काम कंप्लीट कर देते हो तो आप माने जाओगे इफेक्टिव। और एग्जांपल हम इसके डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद इट रेफर टू, देखो कैसे पढ़ेंगे, इट रेफर टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम वट एवर द कॉस्ट। कॉस्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन इसमें इफिशिएंसी में क्या होगा बेटा? इट रेफर टू कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट मिनिमाइज स्कीम के तहत। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर अगर आप क्या करते हो, काम करते हो, तो आप माने जाओगे एफिशिएंट। टू अचीव द गोल ऑन टाइम। अगर आप टाइम पर अपने गोल को, जो आपको काम दिया गया, उसको पूरा कर लोगे तो आप इफेक्टिव हो बेटा। और टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके अंदर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो। इसमें आप टाइम पर काम पूरा करते हो, इसमें कॉस्ट बेनिफिट देखते हो, कहां किस तरीके से काम करूं कि मेरी कॉस्ट कम से कम हो जाए बेटा। उसके बाद मेन फोकस ऑन टाइम, मेन फोकस ऑन कॉस्ट। तो ये डिफरेंस बता सकते हो। तो आप एक चीज और लिखते हो, 2 वर्ड आएंगे आपके लिए, वो आएंगे डूइंग थिंग राइट। ये डूइंग थिंग राइट एफिशिएंसी के लिए यूज होता है बेटा। डूइंग थिंग्स राइट, काम को अगर सही ढंग से किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली बेटा। तो डूइंग थिंग राइट किसका, सॉरी, डूइंग थिंग राइट इसमें आएगा। डूइंग थिंग्स राइट, काम को सही तरीके से करना, तो वो क्या है? एफिशिएंसी है। लेकिन डूइंग द थिंग राइट, डूइंग द राइट थिंग, सॉरी,
सही काम को करना इफेक्टिवनेस है। काम को सही ढंग से करना और सही काम को करना। काम आपका सही हो सकता है लेकिन तरीका गलत हो सकता है आपका। अगर आपका तरीका गलत हो गया तो वो कॉस्ट आपकी हाई कर देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, फर्म को पैसे की जरूरत है, फर्म नीड इन फंड्स, फर्म को फंड चाहिए, फर्म को पैसा चाहिए, मनी रिक्वायरमेंट है। फर्म के दो मैनेजर है, ए और बी, ये फर्म के क्या है, मैनेजर। फर्म ने इनके जिम्मे काम लगाया, इनको कहा कि फर्म को आज इवनिंग तक 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपीज की क्या है, नीड है फर्म को। तो दोनों के दोनों पैसा पता करने के लिए बैंकों में जा रहे हैं या पर्सनल वे में किसी पर्सन से पैसा लेके आ रहे हैं, किसी साहूकार से पैसा लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों चले गए बाहर पता करने के लिए, और इवनिंग तक दोनों ने काम को पूरा कर भी दिया, दोनों काम पूरा करके आ गए। दोनों कहते हैं, फर्म को आके कहते हैं, जो भी संभालता है हेड है इनका, उनको बोलते हैं कि हमने काम को पूरा कर दिया, यानी हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, हम अरेंज करके आ गए। तो दोनों से पूछा गया, हाँ इंटरेस्ट की रेट बताओ क्या है, कितने रुपए ब्याज पर पूछ के आए, इंटरेस्ट रेट क्या है, किस रेट पर हमें पैसा मिल जाएगा। तो ए ने कहा जी रेट लगेगी 15% पर एनम, और बी कहता है जी मैं रेट पूछ के हूं 10% पर एनम। देखो काम दोनों ने पूरा कर दिया, दोनों ही इफेक्टिव हैं, काम दोनों को ने टाइम पर पूरा कर दिया, लेकिन किसने कम कॉस्ट पर किया। तो कम कॉस्ट कहां आएगी आपको, यहां तो 10 लाख के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए ब्याज देना पड़ेगा, यहां वही 1.5 लाख रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो कॉस्ट आपकी कम किसके थ्रू होगी, बी के थ्रू। तो बी यहां पर क्या है, एफिशिएंट एम्प्लॉई होगा बेटा, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब बेटा। काम दोनों ने सही किया, दोनों लोन के बारे में गए हैं तो ये, लेकिन काम को इसने और ज्यादा सही ढंग से किया है। ये इसने इसकी कॉस्ट को ध्यान में रखा है कि वो किस तरीके से बात करे कि सामने वाला, ये गट्स होते हैं बेटा बात करने के अपने आप में। तो ऐसी ऐसी बातें वो करता है उसके सामने जा करके, जिससे उसको कम रेट पर भी ब्याज देना, लोन देना पड़ता है बेटा। तो ये गट्स सबके अंदर नहीं होते बेटा। तो ये चीज होगा इफेक्टिव और एफिशिएंट का मीनिंग बेटा, ओके। तो इसके और एग्जाम्पल भी आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि इनके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल है। किसी भी काम को उठा लो आप, जो पर्सन मिनिमम कॉस्ट पे उसको करेगा वो एफिशिएंट पर्सन होगा बेटा। जैसे कि आपने क्या करना है, बिजनेस के पर्पस के लिए कोई गाड़ी भेजनी है अपना सामान उठाने के लिए। अब जो कम कॉस्ट पर वो गाड़ी करके आएगा वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा बेटा, टाइम पर काम पूरा कर दे और कम कॉस्ट पर कर दे। तो और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपके यहाँ कोई मशीन खराब हो गई, उसको रिपेयर करवाना है, तो रिपेयर इन दोनों को भेज दिया, जाओ ये पता करके आओ। इसने कुछ और रेट बताया, इसने कुछ और रेट बताया, जो कम रेट पर काम करवा रहा है वो क्या है, एफिशिएंट है। तो जहां पर भी कॉस्ट रिडक्शन का काम आता है तो आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, सिर्फ लोन का नहीं। तो उतना ही नहीं सोचना आपने जितना आपको क्वेश्चन बुक में दिया गया, नहीं उससे ज्यादा सोचना है। जब जब आप अपनी कॉस्ट को कम पर ले आओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा एफिशिएंट मैनेजर के काम हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, और मतलब काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इसमें रखें। आजकल क्या है बेटा, आज कंपटीशन है पूरा, आपस में पूरा कंपटीशन है। नेक थ्रो कहते हैं ना, गला काट प्रतियोगिता चल रही है, तो ऐसी कंपटीशन चला हुआ मार्केट के अंदर। तो मार्केट में सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्राइस। कम प्राइस पर अगर अच्छी क्वालिटी का सामान दिया जाए तो हमारा क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, हमारा सामान लोग खरीदेंगे। अच्छा, प्राइस आपको पता है कैसे बनता है, प्राइस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जितनी हमारी कॉस्ट आई, अगर उसमें हम हमारा प्रॉफिट ऐड कर दें, कितना हम कमाना चाहते हैं, तो इक्वल टू क्या होगा, प्राइस होगा बेटा। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी 1000 रुपए की कॉस्ट आई और आप चाहते हो कि मैं 200 रुपए कमा लूं उसके अंदर से, आप अर्निंग अपना प्रॉफिट रखना चाहते हो 200 रुपए, तो आप कितना का बेचोगे बेटा, उसका प्राइस क्या रखोगे आप, 1200 रुपए उसका प्राइस रख दोगे आप। आपको लगता है डिस्काउंट देना पड़ेगा,
तो आपने 200 रुपये लेने हैं, लेकिन आप 200 की जगह यहाँ पर 300 रुपये दिखा दोगे और प्राइस क्या रख दोगे, 1300 रुपये रख दोगे। 100 रुपये का सामने वाले को डिस्काउंट ऑफर कर दोगे आप, फिर भी आपको 200 रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो ये चीज़ बात कर रहे हैं हम, अगर ये कॉस्ट हमारी कम हो गई तो यही 200 रुपये प्रॉफिट आपको कम रेट पर मिल जाएगा। अब देखो अगर हम इसी के अंदर कॉस्ट को 1000 की बजाय 700 रुपये पर ले आए और हमारा प्रॉफिट हम 200 कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो हमने हमारा प्रॉफिट 200 की बजाय 300 रख लिया, 100 रुपये डिस्काउंट के लिए हमने रख लिया बेटा। तो यहाँ पर बेटा 1000 रुपये आपने प्राइस रख दिया। अब देखो जब वो मार्केट में कंपेयर करेगा प्रोडक्ट को, कोई 1300 का बेच रहा है, कोई 1000 का बेच रहा है, यहाँ 1200 का मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद, यहाँ 900 रुपये का मिल जाएगा, तो 300 रुपये का फर्क आ गया ना। तो ये कॉस्ट की वजह से, तो सारा झंझट ही कॉस्ट का होता है। कॉस्ट को कम से कम पर लाओ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ बेटा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे लिए कॉस्ट के इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एम्प्लॉय जो फर्म के अंदर काम करते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखो एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है एक बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉय की दो कैटेगरी बने, दो तरह के एम्प्लॉय आपको किसी भी फर्म के अंदर मिलेंगे। एक तो वो जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, और एक वो जो डिसीजन को फॉलो करते हैं, मानते हैं बात को। तो उनकी दो कैटेगरी क्या है, जिनके हाथ में पावर है उनको बोलते हैं मैनेजरियल एम्प्लॉय। जो मैनेज करते हैं पूरे बिजनेस को उसको मैनेजरियल एम्प्लॉय बोलते हैं बेटा। और जो इनकी कही बात को फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम नॉन मैनेजरियल। इनका मैनेजमेंट में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता, ये सिर्फ अपने जो ऊपर के हमारे मैनेजर्स हैं इनके, उनकी बात मानते हैं, जो कहते हैं उनका कहा ये करते हैं पूरा। तो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं बेटा। जो आपके मैनेजरियल एम्प्लॉय होते हैं इनके हाथ में किसी भी तरीके का डिसीजन लेने का हक होता है, लेकिन इनका भी एक स्लैब होता है बेटा। कोई बड़े इनमें से मैनेजर होते हैं, कोई छोटे मैनेजर होते हैं, है ना, इस तरीके से बेटा। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे डिटेल में। अभी शॉर्ट में हम सिर्फ जान रहे हैं कि क्या होते हैं लेवल। तो दो तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, कौन कौन से बेटा, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। तो इनके जो लेवल है इनमें 3 लेवल आते हैं बेटा। एक तो होता है टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजर्स। फिर इसके बाद आते हैं बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स, और फिर आते हैं बेटा लोअर लेवल मैनेजर्स। और जो नॉन मैनेजरियल होते हैं वो कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये लोग काम करते हैं प्लेटफॉर्म लेवल पे बेटा, प्लेटफॉर्म लेवल। यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद वर्क, ये काम से जुड़े हुए होते हैं बेटा। तो ये प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं बेटा। ये लोग हैं जो रियल में मशीनों के ऊपर काम करते हैं, जो प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ ले जाने में काम करते हैं। इनका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन ये लोग किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इनके डिसीजन काम आते हैं बेटा। तो ये लोग देखो टॉप लेवल का जो मैनेजर्स होंगे वो अपने से नीचे वाले को ऑर्डर देंगे, और अपने से नीचे वाले सबसे लास्ट लोअर लेवल को वो अपना ऑर्डर देंगे, और ये किसको देंगे, जो प्लेटफॉर्म लेवल पे काम करते हैं ये इनको ऑर्डर देते हैं। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट के, कौन कौन से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये हमने मैनेजमेंट के पार्ट्स पढ़ने हैं बेटा, लेवल पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
तो इसके बाद हमने जो अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे उनके बारे में दोबारा से छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं। आपको याद है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 4M 5 फंक्शन टाइप ऑफ हमने कहा था मैनेजमेंट। तो देखिए बेटा, आपको बताया था पोज डीसी, ये बताया था बेटा। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग और C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी ये हमारे 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्लानिंग क्या होता है बेटा? लाइट लेक विनिंग, वैसे चैप्टर्स है हमारे सारे सारे, हमने डिस्कस करेंगे बाद में, तो फिर भी शॉर्ट में आप जानना चाहोगे प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब सोचना बेटा, सिर्फ ये थॉट प्रोसेस है हमारी सारी। थिंक बिफोर डू, काम करने से पहले सोचना। तो इट रेफर्स दैट, इट रेफर थिंक बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सोचने को क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग बोलते हैं। सारा ये थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चलता है। क्या सोचते हैं हम, क्या करना है, व्हाट टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, कौन करेगा, होम टू डू, कैसे करेगा, हाउ टू डू। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम प्लानिंग के अंदर ढूंढते हैं। क्या काम होना है, कब होना है, कौन उस काम को करेगा, कैसे उस काम को पूरा किया जाएगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग के अंदर बेटा। जब एक बार हमारी प्लानिंग बन जाती है फिर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब शॉर्ट में क्या होता है? देखो, काम को पूरा करने के लिए हम पोस्ट बनाते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में ब्रांच का मैनेजर होता है, एक पोस्ट है ब्रांच मैनेजर। उसके बाद क्लर्क होते हैं, पीओ होते हैं, ठीक है, प्यून होता है, हेल्पर होते हैं उनके, जो कागज़ को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स को रेफर करते हैं। तो ये सभी, तो बेटा ये सभी क्या होते हैं? पोस्ट होती हैं। और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, हार्मोनाइज करना इनको, वो सभी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का काम है। हर पोस्ट की राइट एंड ड्यूटीज, जो राइट्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिसाइड की जाती है। हर ड्यूटी वाले को भाई इस पोस्ट के ये राइट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इट रेफर टू हार्मोनाइज, इट रेफर टू harmonize, adjustment, of various element to achieve, एलिमेंट कह दो या पोस्ट कह दो, टू अचीव द गोल। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन सेटअप करते हैं। और इसके अंदर हम हर एम्प्लॉय की पोस्ट के राइट एंड ड्यूटीज डिक्लेयर करते हैं बेटा। तो इसके अंदर मेनली हम काम क्या करते हैं? इसके अंदर काम करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का आप डिवीजन करते हो। यहां पर आप पहचान करते हो कि कौन सा काम हमने करना है, कितने काम है, उतने पर्सन आपको चाहिएंगे बेटा, उतनी पोस्ट आपको बनानी पड़ेगी। क्रिएट पोस्ट टू डू, तो आप क्या करते हो? क्रिएट पोस्ट टू डू दिस वर्क
जो आपने काम को डिवाइड किया है उस काम को पूरा करने के लिए आप पोस्ट क्रिएट करोगे कि इस पर्सन के लिए, इस काम को करने के लिए किस पोस्ट की हमको जरूरत है। और क्लियर देयर राइट एंड ड्यूटीज, फिर आप क्या करते हो, क्लियर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, उनके क्या अधिकार है, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, तो वो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का काम है बेटा। फिर बात आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, देखो फिलहाल हमने ये क्या किया है, हमने पोस्ट बनाई है, किसी पर्सन को उस पोस्ट पे नहीं बिठाया बेटा। हमें ये पता है कि इस पोस्ट के ऊपर कोई पर्सन आएगा, उसके ये राइट और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ड्यूटीज होंगी, ठीक है। तो अभी उस पोस्ट पर हमने अपॉइंटमेंट करनी बाकी है। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट लेंगे, एम्प्लॉय को, जो भी है बाहर से पर्सन को बुलाएंगे, टेस्ट देने आएंगे, और जो जिस लेवल की नॉलेज रखता होगा उसको वैसी पोस्ट ऑफर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा बेटा, वो होता है स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफिंग में जो पोस्ट हमने यहाँ पर बनाई है, उन पोस्ट पर ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। तो इट रेफर टू द फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल्स। तो पर्सन्स को अपॉइंट करना उनकी पोस्ट के ऊपर, इट refers to filling and keeping filled the post with people। क्या मतलब हुआ, देखो पहले तो उस पोस्ट को फिलअप करना यानी अपॉइंटमेंट करना। अब हो सकता है एक बार अपॉइंटमेंट कर दो, कुछ दिनों के बाद वो छोड़ के चला जाए, तो उस पोस्ट के ऊपर वो पर्सन बनाए रखो, उसकी जगह कोई और आ जाए तो उसको बोलते हैं कीप फिलिंग द पोस्ट। उस पोस्ट को उस पर्सन से किसी और, कोई और आ जाए बेशक, उसको भरे रहना, वो पोस्ट खाली ना हो ताकि आपका काम ना रुके, उसको बोलते हैं कीप फिलिंग। फिर आता है बेटा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होगा, अब काम कैसे करना है ये तो जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं उनको पता है काम को कैसे करवाना है, तो उनको डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेशन देना, उनके साथ उनको बातें बताना, कम्युनिकेट करना, ये सारे काम किस में आता है, डायरेक्टिंग में। डायरेक्ट करना, उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो बताना उसको, भाई ये काम इस तरीके से पूरा किया जाएगा, वो क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग मतलब इफ रेफर टू इंस्ट्रक्टिंग, इट refers to instructing, इंस्ट्रक्टिंग करना, उनको गाइड करना, गाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग and inspiring। इंस्पायरिंग पीपल, तो पीपल जो है, जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको इंस्पायर करना, उनको कम्युनिकेट करना उनके साथ, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि ये काम ऐसे करना है, गाइड करना, उनकी हेल्प करना जब उनको कोई दिक्कत आ जाए। तो सारे काम हमारे किसके अंदर किए जाते हैं बेटा, डायरेक्टिंग के अंदर किए जाते हैं। ये भी हमारे चैप्टर है, वहाँ डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट वन क्या है बेटा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने प्लानिंग बनाई थी ऊपर, अब क्या उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ है,
जो अपने डिजायरेबल रिजल्ट आपने बनाए थे प्लानिंग के तहत, भी ये हमने काम, ये प्लानिंग है हमारी, इस प्लानिंग में इतना काम हमने करना है, तो क्या वो काम पूरा हो पाया, उतना काम बना कर पाए हम, तो उसको बोलते बेटा कंट्रोलिंग करना। तो कंट्रोलिंग के तहत हम ये देखते हैं कि हमने कितना काम करने का डिसाइड किया था और कितना काम हमने किया, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई कमी आई, पहले से डिसाइडेड से कम प्रोडक्शन आपका बनता है, तो आप उसके लिए कोरेक्टिव एक्शन लोगे, उस गलती को ठीक करोगे। आप देखोगे कि क्यों ऐसा हुआ कि हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं उसके ना पूरा होने के भी, तो वो जो भी डिसीजन होगा हम फिर वहाँ पर लेंगे। जैसे कि क्या हो सकता है आपने जो प्रोडक्शन डिसाइड किया था वो अचीवेबल ही नहीं था, आप उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते थे, ज़्यादा ले लिया होगा आपने, हाई प्रोडक्शन ले लिया होगा, अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा ही प्रोडक्शन आपने उम्मीद कर लिया। तो कमी हमारी प्लानिंग में भी हो सकती है, और या फिर उसके जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन था हमारे प्लान्स का, वो आप सही से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम डिज़ायरेबल जो हमारे प्रोडक्शन था उसको अचीव नहीं कर पाए। तो कमी कोई भी हो सकती है बेटा। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हो आप, कंट्रोलिंग में ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायरेबल रिजल्ट। तो इसमें क्या करते हो, ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर विद डिजायरेबल रिजल्ट। जो रिजल्ट आपने डिसाइड किए थे, डिजायर किए थे, एक्चुअल को उनके पास तक लेके आना, वो क्या है, हमारी कंट्रोलिंग है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे हमारे 5 फंक्शन, जिसको पोस्ट डीसी के नाम से हम जानते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि काम करने से पहले सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पोस्ट बना दी जाती है और उस पोस्ट के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर दी जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, पोस्ट बनी है एक, जैसे बैंक में कोई भी आपने पीओ का टेस्ट देना है, ठीक है, या क्लर्क का देना है, उनके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उनको वही राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने पड़ेंगे बेटा। वो पोस्ट ऑलरेडी डिसाइड है, तो ऑर्गेनाइज होके रख रखा है, वो सिर्फ आगे वो पर्सन बदलते रहते हैं, लेकिन राइट उनके कभी नहीं बदलते। तो वो राइट कहाँ डिसाइड किए जाते हैं, वो राइट यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसाइड किए जाते हैं बेटा। फिर स्टाफिंग, जो पोस्ट आपने बनाई है उस पोस्ट पर क्या करना, पीपल्स को फिलअप करना और उसको फिलअप किए रखना, कीप फिलिंग विद पीपल्स, उनको उस काम पर लोगों को बनाए रखना। एक चला जाए उसकी जगह किसी और को हायर कर लेना, वो पोस्ट कभी खाली नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम हमारा स्टाफिंग का रहेगा बेटा। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग करना, डायरेक्ट करना, उसको बताना कि आपको काम, ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। तो उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनको बताना, यानी उनके साथ उनको कम्युनिकेट करना उन तक बात, वो सारा किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर आएगा। तो डायरेक्टिंग के 4 चैप्टर आएंगे अलग अलग सारे के सारे, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेशन और अलग नेम से आएंगे, वो हम पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का सिर्फ एक ही काम होता है, ये देखना कि काम जैसे हमने सोचा था वैसे हुआ या नहीं हुआ। जो हमने प्लानिंग बनाई थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमने काम पूरा किया या नहीं किया। तो काम पूरा नहीं हुआ, उसकी कुछ कमियां हैं, उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आई हैं, हमारी कुछ कमी आई हैं, उन कमियों को रिमूव करना। अगर आप कमियां आई उनको दूर भी नहीं किया तो आपका पूरा प्लानिंग किया हुआ लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। तो आपको कंट्रोलिंग और प्लानिंग में बहुत आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये रहेगा आज का हमारा लेक्चर। तो आगे हम इसके 2 टॉपिक और है कि 2 लेक्चर बनाएंगे, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें फीचर और ऑब्जेक्टिव 2 चीज़ रहती हैं, वो हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।